नमस्कारम। आज हम द पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाली स्थल है जो पुराने क्रिस्टल और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी है। यह भाग जो है, देखें एक बार मैप पर, ये जो मैंने बोल्ड ब्लैक लाइन मैंने दिया है, लगभग इस क्षेत्र में, मैं एक्यूरेट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये फिजिकल मैप नहीं है, एक पॉलिटिकल मैप है, इसलिए मैंने बस एक सीमा तय किया है। लगभग है इस क्षेत्र में ये पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू फैला हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। इसमें कई इस पठार में, इस प्लेट्यू में चौड़े भाग हैं और छिछली घाटियां भी हैं जिसका ढाल बहुत ही कम है, जिसकी गहराइयां बहुत ही कम है, उथला है। और इसमें पहाड़ियां हैं जो जिनकी आकृति लगभग गोलाकार है। गोलाकार पहाड़ियां इस क्षेत्र की विशेषता है, इस पठार की विशेषता है। इस पठार को दो भागों में बांटा गया है और उस दो भागों को डिवाइड करने का जो एक लाइनिंग है या कह ले बॉर्डर है, वो नर्मदा रिवर करती है। ये जो मैं बोल्ड लेटर दे रहा हूँ, ये नर्मदा रिवर जाती है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में और फिर साउथ में इस दो डिवीजन को बांटा गया है। नॉर्थ वाले पार्ट को, उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि अथवा सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। दूसरा भाग नर्मदा नदी के दक्षिण में है, जो बड़ा सा भाग है, उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं या दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, इसे एक दूसरे और नाम से जाना जाता है जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार, इस दो नामों से इसे जाना जाता है। अब हम बारी बारी से मध्य उच्च भूमि और दक्षिण के पठार को जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मध्य उच्च भूमि का या सेंट्रल हाईलैंड का। सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। और आप गौर करें, एक बार देखें मैप पर, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग और इसका जो फैलाव है, प्रसार है, ये पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में पश्चिम की अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, संकरा होता गया है, काफी संकरा है। ये श्रृंखला जो देख रहे हैं आप, ये विंध्य श्रृंखला है, विंध्य रेंज है, विंध्याचल रेंज है, ये अरावली का रेंज है जो गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। नर्मदा नदी के दक्षिण में चौड़े स्तर पे ये सतपुड़ा रेंज है और यहाँ उसके ठीक बगल में ये जो दो लाइनिंग है, ये महादेव की पहाड़ियां हैं। जब इस लाइनिंग की बात करें हम, तो ये वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट है, और इस लाइनिंग की बात करें तो ये हमारा पूर्वी घाट है। अभी हम फिलहाल मध्य उच्च भूमि के बारे में जानेंगे। पश्चिम में ये पहाड़ियां, ये पठार धीरे धीरे राजस्थान तक फैला हुआ है और राजस्थान के बलुई भागों में, बलुई मरुस्थल में ये धीरे धीरे समा सा गया है, मीन्स कि उसमें ओवरलैप मर्ज हो गया है। इस भाग में जो मुख्य नदियां हैं बहने वाली, वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये नदियां पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसका मतलब, एक बार गौर करें, बस ये मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा हाथ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नदियां कुछ, ये जो ढाल है नदियों का, वो इस तरीके से है, इस तरह से है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। तो वो बहाव जो है दिखाता है कि पठार का ढाल किस तरह से है, किधर है। जिधर ढाल होगा
पानी का बहाव उसी ओर होगा, न कि उसके विपरीत। इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है, मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार को हम लोग स्थानीय तौर पे बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और इसी के और पूर्व चले जाए, इसी पठारी के और पूर्व चले जाए तो हमें छोटे नागपुर की पठार मिलता है, जो झारखंड में स्थित है। ये पूरा क्षेत्र मालवा के भाग में, मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। मालवा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा के अधिकतर भागों में ये फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इस भाग की, ये जो दक्षिण का भाग है, जिससे हम दक्षिण का पठार अथवा दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। यह एक त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड मास है। एक हद तक करेक्टली त्रिकोण नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, लेकिन एक हद तक दिखता है, लगभग में ये ट्रायंगुलर दिखता है। तो ये ट्रायंगुलर में लैंड मास है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। नर्मदा नदी ये है, इसे दो पार्ट में ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इसके दो भाग कर दिए गए हैं, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू, ये नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है। उत्तर में, इस डेक्कन प्लेट्यू के उत्तर में, नॉर्थ में एक चौड़े आधार पर सतपुड़ा रेंज स्थित है। ये सतपुड़ा रेंज है, लगभग इस क्षेत्र में सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं। और उत्तर में इसके चौड़े आधार, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ियां, ये महादेव और इस एरिया में, इसी क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियां हैं। महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ियां इसके पूर्व में है। इस पठार के पूर्वी विस्तार में मैकाल, महादेव और कैमूर की पहाड़ियां हैं। भारत में विभिन्न तरह की छोटे और बड़े पहाड़ियां देखने के लिए मिलते हैं। अभी इसी क्षेत्र में यदि देखें तो कई रेंज मिल जाएंगे। अभी हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर आते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इस क्षेत्र में ऊंचा है पूर्वी ढाल पठार की तुलना में। पूर्व में यदि हम आए तो इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 900 के आसपास है, 600 के आसपास इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। जबकि इसकी ऊंचाई 900 से 1600 के बीच है, औसत ऊंचाई है। लेकिन यदि हम न्यूनतम और मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो काफी का अंतर आ जाता है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है। और इस पठार का जो एक भाग है जो उत्तर पूर्व में भी स्थित है, जिसे हम मेघालय कहते हैं। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इस क्षेत्र में मेघालय की पहाड़ियां हैं। इसके साथ ही कार्बी एंगलोंग और उत्तर कचार की पहाड़ी है। फिर से बार सुन लीजिए, मेघालय, कार्बी एंगलोंग और उत्तर कचार की पहाड़ी है। ये इसी पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। यह एक भ्रंश के द्वारा अलग हुआ है। अब ये भ्रंश क्या है, इसे हम फॉल्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। भ्रंश क्या है इसको जान लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी ये कैसे यहां से यहां तक चला गया। जब कोई चट्टान, पृथ्वी की सतह पर जब कोई चट्टान में दरार आती है, मान लेते हैं कि ये एक चट्टान है, ये एक कंप्लीट पूरा चट्टान है। जब किसी चट्टान में दरार आती है, अब ये दरार आई और दोनों एक दूसरे से विपरीत खिसक जाते हैं, तो ये जो भाग है ये भाग भ्रंश कहलाती है। और इस घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश के द्वारा बने हुए घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लें, ये चट्टान है और इसमें दरार पड़ गया और दोनों एक दूसरे से विपरीत जाने लगे हैं, तो इससे बने क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं। और
और उससे बनी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये भ्रंश घाटी के द्वारा इस पठार से अलग हुआ है और उत्तर पूर्व की दिशा में चला गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर, जहां मैंने लकीर खींचा है, ये लकीर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो प्रमुख 3 श्रृंखलाएं हैं पहाड़ियों की, वो है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियां हैं यहाँ पे। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर, ये जो पूर्वी और पश्चिमी सिरा है, सिरा मीन्स भाग, इस दोनों सिरे पर, पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट है और पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट है। लाइनिंग जो मैंने दिखाया है एक बार देख लें गौर से। ये महानदी से के दक्षिण में और नीलगिरी पर्वत के पूर्व में, सॉरी उत्तर में स्थित है पूर्वी घाट। एक बार फिर से, महानदी के दक्षिण में और नीलगिरी पर्वत के उत्तर में पूर्वी घाट स्थित है। और यहाँ ये तापी नदी जो है उससे लेकर के इस केरला के अंतिम छोर तक ये फैला हुआ है पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो श्रृंखलाएं हैं वो पश्चिमी घाट के समानांतर है। मीन्स ये पश्चिमी सिरे के समानांतर पैरेलल चल रही पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये सतत है। सतत मीन्स क्या, कंटिन्यू, यहाँ कहीं पे भी ये छूटा नहीं है। यदि ये चल रहा है, ये मान लेते हैं कि पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट का, तो अब ये नहीं कि ब्रेक हुआ है, ब्रेक नहीं है, गैप कहीं पे नहीं है, बल्कि ये चल ही रहा है। यदि किसी को इसे पार करना हो तो इसमें बने छोटे छोटे दर्रों को से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो पहाड़ी ही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहाड़ी है और यहाँ आकर के फिर मैदान आ गया है या फिर बंजर भूमि है या पर्वत है ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जबकि पूर्वी घाट सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ये टूटा हुआ है। और टूटने का एक खास कारण है कि जो बे ऑफ बंगाल में नदियां अपने पानी को छोड़ती है, उस नदियों के कारण, उस नदियों के द्वारा ये पूर्वी घाट को काट दिया गया है जगह जगह। तो इसमें अनियमितता है, असतत है, ये सतत नहीं है। जबकि ये सतत, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू नहीं है। इस सत्र में कुछ घाट स्थित हैं, प्रमुख घाट हैं, जैसे कि थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। ये कुछ 3 घाटें हैं जो प्रमुख घाट है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के औसत ऊंचाई की तुलना में, पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। पूर्वी घाट जो है यह दक्षिण में नीलगिरी से उत्तर में महानदी के बीच स्थित है। इस दोनों के बीच स्थित पूर्वी घाट है। और पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, माउंटेन रेंज, यह अरब सागर से उठकर चलने वाली नमी युक्त हवा, जिस एयर में ह्यूमिड हो, नमी हो, वो जब पश्चिमी घाट से टकरा करके ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर उठने के कारण, टकरा कर ऊपर उठने के कारण ही इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा काफी जोरदार होता है, काफी अधिक होता है। और पश्चिमी घाट को स्थानीय नामों से, स्थानीय तौर पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे कर्नाटका में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और केरला में कुछ और नामों से जानते हैं इसे स्थानीय तौर पे। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, नॉर्थ से इस साउथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऊंचाइयां बढ़ती जाती है। इस पश्चिमी घाट की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, उनमें है अनाई मुडी, इसका ऊंचाई
2695 मीटर है, 2695 मीटर। और दूसरा है डोडा बेटा, डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। ये दो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं पश्चिमी घाट के। इसकी तुलना में पूर्वी घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला शिखर है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। ये पश्चिमी घाट का है, वेस्टर्न घाट का है, और ये ईस्टर्न घाट का महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी का ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई 1500 मीटर लगभग। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवड़ाय और जावेरी की पहाड़ी है। सेवड़ाय और जावेरी। और इसी क्षेत्र में प्रमुख हिल स्टेशन जो काफी प्रसिद्ध है, पर्वतीय नगर ऊटी, यह भी इसी में स्थित है। ऊटी का जो वाकई असली नाम है, जो प्रसिद्ध ऊटी के नाम से है, उसे हम उडगमंगलम कहते हैं। मंडलम, ये इसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं, ये काफी प्रसिद्ध है। और इसी क्षेत्र में एक और है कोडई कनाल, यह भी काफी प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है, कोडई कनाल। ये सब पूर्वी घाट में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का एक खासियत ये भी है कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का एक खासियत यह भी है कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। डेक्कन ट्रैप, उस ब्लैक सॉइल को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और डेक्कन ट्रैप ज्वालामुखी से बना है, और इसकी जो चट्टानें हैं, इस क्षेत्र की चट्टानें इग्नियस रॉक से बना है। चट्टान या शैल कह लें उसे हम हिंदी में। वाकई इन चट्टानों का समय के साथ अपरदन या इरोजन हुआ है। ये लगातार कई कारणों से इरोडेड हुए हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसे आप पिछले क्लास में और इसके पिछले टॉपिक में भी थोड़ा पढ़े थे आप। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, यह अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, और ये काफी खंडित और टूटी हुई अवस्था में है, और इसका काफी अपरदन हुआ है, इरोजन हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी पठार है, सबसे पुरानी पठार है हिमालय की तुलना में, और ये काफी अपरदित है। समय के साथ साथ इसका काफी अपरदन हुआ है। यह राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र में फैला हुआ है। दिल्ली तक, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। ये हमारा आज का टॉपिक था, पेनिसुलर प्लेट्यू। यहाँ तक में किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी डाटा को लेकर के या किसी तथ्य को लेकर के, किसी भी टॉपिक पे, इस टॉपिक में जो भी सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। और मैं चाहता हूं कि आप इससे फायदा लें। जो नोट्स दिया जा रहा है उसको एक बार जरूर पढ़ें। मैं नोट्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, तो वो नोट्स को पढ़ के उस बातों को समझ सकते हैं, और फिर इस वीडियो को देख के काफी कुछ वो समझ सकते हैं। हालांकि नोट जो है वो काफी विस्तार है, काफी बड़ा है। मैं चाहता नहीं हूं कि नोट इतना बड़ा हो, लेकिन फिर भी मुझे इतना बड़ा नोट करना पड़ रहा है, क्योंकि
उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक नहीं है और वो यदि पढ़ते हैं उसको तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो, इसलिए मैं हर एक बात को उसमें नोट करने का प्रयास करता हूँ। यदि जिनके पास बुक है यदि वो भी एक बार नोट को पढ़ लें तो उन्हें भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।